Hello everyone and good evening. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles जिसमें से पहले आर्टिकल में we will be discussing about ordinary resident under the Representation of People Act 1950. Then nomination to राज्यसभा के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड थर्ड आर्टिकल में ट्रैफिकिंग ऑफ घड़ियाल के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. Who are qualified as ordinary resident? अब इस चीज को हमें यहां पे समझना होगा बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर क्या प्रोविजंस है जिसके बेसिस पे किसी को कहीं पर वोट करने के आप ये कह सकते हैं राइट को डिनाई किया जा सकता है. इसको समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन बिहार. अब जिसकी वजह से काफी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई कहीं बिहार में कुछ लोगों के वोटिंग राइट्स के ऊपर असर ना पड़े. तो यहां पर एक डिबेट आती है कि भाई क्या डेफिनेशन और क्या इंटरप्रिटेशन है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की एंड यहां पर माइग्रेंट वर्कर्स के राइट का क्या होगा एंड कहीं इससे इलेक्टोरल इंक्लूजन के ऊपर तो इंपैक्ट नहीं आने वाला. तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात की जाए तो इसमें कुछ फ्रेमवर्क दिए गए हैं जैसे प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो लिस्ट बनती है वोटर्स की. देन डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कि एक एरिया को डिमार्केट किया जाएगा जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी एंड अकॉर्डिंगली लोग वहां पर आके वोट करेंगे. देन क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ रजिस्टर्ड वोटर कि भाई कौन रजिस्टर्ड वोटर बन सकता है. अब इसे इनेक्ट किया गया था अंडर आर्टिकल 327 जहां पर पार्लियामेंट को यह पावर दी गई थी कि भाई आप इसके रिगार्डिंग वोटिंग के रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं. अब यह आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के से अलग है क्योंकि वो इलेक्शन के कंडक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है और ये आपके वोटर से डील करता है. तो कहते हैं कि भाई इसके सेक्शन 19 में ये कहा जाता है अ पर्सन must be Indian citizen and ordinary resident in the constituency to be included in electoral roll. अब ये जो वर्ड है यहां पर जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात की गई है इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया. अब इसमें क्लैरिफिकेशन सेक्शन 20 में मिलती है आपको जहां पर यह कहा जाता है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की ओनरशिप या पोजेशन से हाउस के ये आप ये नहीं मान के चलेंगे कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं. मतलब आपका अगर घर है मान लीजिए किसी शहर के अंदर बट आप वहां पर रहते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस एरिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. अ टेम्परेरी एब्सेंट मतलब आप कुछ समय के लिए ट्रेवल वर्क के लिए कहीं चले गए बट आप वहां पर रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 महीने के लिए आप दिल्ली चले गए प्रिपरेशन के लिए वापस अपने गांव बाद में आ गए तो इस केस में आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा. अब कुछ स्पेशल प्रोविजन है जैसे आर्म फोर्सेस के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर्म्ड पुलिस जो पोस्टेड है आउटसाइड होम स्टेट एंड पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करता है. तो इन सभी केसेस में और इनके स्पाउस के केसेस में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के. जैसे मान लीजिए कल को आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं आपको कार्डर मिलता है किसी डिफरेंट स्टेट में और अब आप वहां पर रह रहे हैं तो आप फिर भी अपने होम कार्डर जाके मतलब जहां पर आपका ओरिजिनल रेजिडेंस है वहां पर वोटर कार्ड बनवा सकते हो वोटिंग कर सकते हो. अब यहां पर सेक्शन 20A की बात की जाए जो 2010 में ऐड किया गया कहते यहां पर एनआरआईज को भी एलिजिबल माना गया वोटर्स के तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर उनके पासपोर्ट ऑफिस पे हम बात करें तो कहते कि भाई अब चैलेंजेस क्या होता है. कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये कहता है ऑलमोस्ट 11% इंडियन पॉपुलेशन माइग्रेट करती है एम्प्लॉयमेंट की रीजंस की वजह से. अब ये कई बारी तो टेम्परेरी शेल्टर्स में रहते हैं अक्रॉस द स्टेट्स एंड अलग अलग जगह पे. अब ये कहीं ना कहीं अपने रिटेन करते हैं होम टाइज जैसे विलेजेस फैमिलीज के साथ. बट प्रॉब्लम क्या आती है उनके ओरिजिनल रेजिडेंस पे जब क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं. लेट्स से अब मेरे फादर की अगर जैसे मैं बात करूं तो मेरे फादर काफी सालों से जैसे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करते थे तो क्या उन्हें अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाए कि जैसे हमारी जितनी भी जैसे मान लीजिए पुश्तैनी हवेली वगैरह कुछ भी है जो वो वहीं पर लोकेटेड है जहां पर मेरे फादर बॉर्न हुए थे. मैं तो खैर चंडीगढ़ में ही बॉर्न हुआ था. तो आप यहां पर मान के चलें कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जब बात की जाती है तो क्या इसको स्ट्रिक्टली इस चीज को देखना होगा कि भाई वो पर्सन वहां पर रहे एंड
यहां पर अब मान लो कि भाई वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं अपने टेम्परेरी रेजिडेंट जो लोकेशन है, क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। अब जैसे कई बार आप देखते हैं माइग्रेंट लेबर्स रोड साइड रह रहे होते हैं, अब रोड साइड पे क्या एड्रेस देंगे? तो क्या इस केस में उनको उनके होम स्टेट के अंदर वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? या इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि भाई इनको वोटिंग अधिकार नहीं मिलते हैं, ये अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाते हैं, और इसी वजह से कई बार देखने को मिलता है कि भाई पॉसिबल नहीं होता कि भाई इनको पीरियडिकली रिवाइज किया जा सके इनके डाटा को। अब यहां पर एक आ जाता है कि देखो वोटर रजिस्ट्रेशन रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है आपका इलेक्टोरल रोल, जहां पर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन यानी ऐड और रिमूव किया जाता है, वोटर्स को लिस्ट से करेक्शन की जाती है अगर कोई भी मिस्टेक हो, एंड ट्रांसफर किया जाता है अगर आप नई लोकेशन पे शिफ्ट हुए हो। जैसे पहले मैं चंडीगढ़ में ही किसी और सेक्टर में रहता था और बाद में मेरा एड्रेस चेंज हुआ, तो वहां पर मेरा एड्रेस चेंज होने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, मैंने अपना जो वोटिंग एड्रेस है वो भी चेंज करवा लिया। तो वो चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। देन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इस बारे में क्या है, कहते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस बारे में कहा था मनमोहन सिंह जी के केस में कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट मींस आप हैबिटेबल रेजिडेंस हो, वहां पे मस्ट बी परमानेंट नॉट कैजुअल, और आप वहां पर परमानेंटली रहने के इरादे से रहते हो। तो इस केसेस में आप ये कह सकते हो कि आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो क्या एनआरआई को वोट अलाउ किया जाता है? तो हाँ, सेक्शन 20A के अंडर हम अलाउ करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका पासपोर्ट बना हुआ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एंड इसमें कोई प्रॉक्सी और बाकी तरह का वोटर आप वोट नहीं कर सकता है। तो अभी क्या आ रहा है, कहते हैं कि जी एक्सक्लूजन में जो इंटरप्रिटेशन की जा रही है माइग्रेंट वर्कर की, वो कहीं ना कहीं बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन है, आपको उसको और ज्यादा ब्रॉड करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा रजिस्ट्रेशन शिफ्ट के लिए, क्योंकि लोगों के कई बार अवेयरनेस नहीं होती है, पता नहीं होता कि भाई मैंने अपना एड्रेस चेंज किया है और उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव कर गया, मैंने नहीं करवाया, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रूफ रेजिडेंस कि भाई कई बार आपको टेम्परेरी हाउस में रह रहे हो, किराए के घर में रह रहे हो, आप वहां पर नहीं बनवा पा रहे हो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। फिर ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई देखो कई बार ऐसा होता है कि आपका होम स्टेट में भी वोटर कार्ड बन गया और जिस स्टेट में आप रह रहे हो वहां पर भी बनवा लिया, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और इसका कहीं ना कहीं वोटर कार्ड डिलीशन का कई बार पॉसिबल मिसयूज भी देखने को मिल सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिसयूज भी हो सकता है। तो कहते हैं कि अभी माइग्रेंट वोटिंग के लिए आपको अमेंड करना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को, कहीं ना कहीं एक वेरिफिकेशन सिस्टम को आपको इंश्योर करना होगा ताकि लोगों को प्रॉपर आप इंश्योर कर सके उनके वोटिंग राइट को। आधार कार्ड से इसे लिंक करना पड़ेगा, पोर्टेबल रजिस्ट्रेशन का आप ऑप्शन दीजिए, और रिमोट वोटिंग की भी आप ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पर इस चीज को सुधारने के लिए यूज कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल में 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, तो जिनको कांग्रेचुलेशन की मोदी जी ने। तो बात करते हैं यहाँ पे, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर एंड 80 क्लॉज 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पर 12 मेंबर्स को स्पेशल नॉलेज के बेस पे उनको अपॉइंट किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा में। तो जैसे अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो ये फॉर्मल फॉरेन सेक्रेटरी थे, उज्जवल निकम की बात की जाए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे 26/11 में, सी सदनम की बात की जाए और मीनाक्षी जैन, तो इन सबको यहां पर आर्टिकल 80 क्लॉज ए सब क्लॉज ए के अंडर, 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर यहां पर मेंबरशिप दी गई है। अब 4 मेजर सिस्टम है जिसमें स्पेशल नॉलेज को हम अकाउंट करते हैं, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। तो यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स सभी तरह की वो पावर एंजॉय करते हैं जो बाकी मेंबर्स के पास रहती है, बस ये है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये वोट नहीं कर पाते हैं। अब लोकसभा में अगर हम बात करें तो पहले प्रेसिडेंट यहां पर भी आपके 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन देते थे अंडर आर्टिकल 331 के अंडर, और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ अब ये खत्म हो गया, मतलब अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है प्रोविजन। देन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो गवर्नर सेम ऐसे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। वहां पर 1 सीट थी बट ये भी खत्म हो चुका है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर स्टेट के जो है उनके पास आर्टिकल 171 क्लॉज 5 के अंडर पावर है
कि वो टोटल 1/6 ऑफ द मेंबर को लिटरेचर, सोशल साइंस साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर राज्यसभा का आर्टिकल 80 है, लोकसभा का आर्टिकल 331 था, अब ये रिपील हो चुका है। 333 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी रिपील हो चुका है। बस अब आर्टिकल 2 ही बचे, 180 एंड 171। तो इसको आपको याद रखना है। अब यहां पे राज्यसभा के अंदर अगर हम बात करें, नॉमिनेशन के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है कि भाई ये कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लाइक शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर आर्टिकल 102। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, इनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए एक पर्टिकुलर चीज के लिए, बस ये सिटीजन होने चाहिए इंडिया के लिए, 30 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए एंड कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रहे हो, तो उस केस में ये मेंबर बन सकते हैं। अब यहां पे इनका टेन्योर, लाइक राज्यसभा की बात करें तो 6 साल का टेन्योर होता है, तो 6 साल का इनका भी टेन्योर रहेगा एंड 1/3 इनके मेंबर्स जैसे राज्यसभा में रिटायर होता है हर 2 साल पे, तो इनके भी रिटायर होंगे। रीनॉमिनेशन आपकी पॉसिबल है यहाँ पे। आइए अब बात करते हैं घड़ियाल के बारे में। क्यों घड़ियाल के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी 3 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया और इनके पास से 30 से ज्यादा जो घड़ियाल्स हैं इनकी हैचलिंग मिली है एंड 14 से ज्यादा रेड क्राउन रूफ टर्टल्स की आपको यहां पर क्या देखने को मिली है, ट्रैफिकिंग का सिंडिकेट देखने को मिला जो इन सभी चीजों को बेच रहे थे। तो फर्स्ट मेजर आपको ये कंसाइनमेंट आपने पकड़ा है किससे रिलेटेड, घड़ियाल से रिलेटेड, एंड ये आपके नेशनल चंबल सेंचुरी के आसपास ही देखने को मिला है। तो कहते हैं कि भाई देखो घड़ियाल जनरली आपके एक साफ वाटर में जो गहरा पानी होता है उसमें देखने को मिलता है। चंबल और गंगा रिवर और सोन रिवर मेजर इसके हैबिटेट है, चंबल खासकर। इनकी 900 से ज्यादा ब्रीडिंग अडल्ट पॉपुलेशन अभी ग्लोबली आपको देखने को मिलते हैं, मेजरली इंडिया एंड नेपाल के अंदर। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। ये घड़ा मतलब मटके को कहते हैं, तो वैसा ही इनका चरित्र रहता है एंड आप ये कह सकते हो कि इनकी लंबी एक सूंड होती है जिसकी वजह से, सूंड भी नहीं कहूंगा मैं, सूंड जैसा दिखने वाला, जैसे अगर आप ये देखेंगे ना ये मटका जैसा दिखता है ये इसका मुंह, तो इस वजह से इसको घड़ियाल कहा जाता है, घड़ा वर्ड से ही आया। अब रेड क्राउन टर्टल रूफ टर्टल की बात की जाए तो इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है, अपेंडिक्स 1 एंड 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। ये भी फ्रेश वाटर में मिलते हैं, खासकर चंबल रिवर में इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है एंड अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर चंबल के आसपास ये आपके ग्रो करते हैं। अब देखो इनको सबसे बड़ा एक थ्रेट तो इलीगल ट्रेडिंग का ही है, कहीं ना कहीं पेट के तौर पे मेडिसिन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है एंड कहीं ना कहीं ये जो इलीगल ट्रेड है, हैबिटेट लॉस है, फिशिंग की प्रैक्टिसेस जिसमें टर्टल एक्सक्लूडर्स को यूज नहीं किया जाता है, इसकी वजह से, इवन क्लाइमेट चेंज की वजह से एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कम होने की वजह से इनकी डेथ ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। चंबल नेशनल पार्क की बात की जाए 1971 में स्टैब्लिश किया गया था। चंबल रिवर मध्य प्रदेश में आपकी लोकेटेड है, उसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी ये होके निकलती है। घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल, 3-स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल एंड गैंगटिक डॉल्फिन और स्मूथ कॉटेड ऑटर, इन सब के लिए काफी फेमस है। तो ये चीजें हैं जो आपको आज के आर्टिकल में डिस्कस करनी थी। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आए हो। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।